डेट है आज 21 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर देखने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रोज़ की तरह लास्ट में ही करेंगे। करंट अफेयर पे बेस्ड और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। अभी न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ेंगे। कहाँ पे क्या क्या इसमें जानवर मिलते हैं ये देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई इस साल 20 जनवरी को, तो ये न्यूज़ में है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए अभी प्रपोजल रखा है, राय दी है सेबी ने। सेबी क्या है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये इंस्टीट्यूशन क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी की जो 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है, जिसे पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। शैडो एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं, इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ये क्या है, क्यों न्यूज़ में था अभी? क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट था जो नुगु रिजर्वर से, जिसको रेस्क्यू किया है, बचाया गया है। वो फंसा हुआ था वाइल्ड में, जंगलों में, उसे बचाया गया है अभी एलिफेंट को, मतलब हाथी को। और जो नुगु रिजर्वेयर है वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, उसी के अंदर है। रिजर्वेयर क्या होता है? एक मान लो आप तालाब है बहुत बड़ा सा जिसमें पानी भरा हुआ है, ये रिजर्वेयर है। पानी को रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि रिजर्वेयर। टैंक कह सकते हो आप। तो नुगु रिजर्वेयर, और नुगु नाम से रिवर भी है यहाँ पे जो फ्लो करती है बंदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसके बीचों बीच, मतलब उसके बिटवीन। जैसे ये टाइगर रिजर्व है और यहाँ से बीच से नुगु रिवर और क्या है फ्लो करती है, और नुगु रिजर्वेयर भी है वो उस पर। ये कर्नाटक में है, इसके बारे में देखते हैं। ये देखो जी, मैप देखो पहले आप। ये अपना हिंदुस्तान, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। ये देखो आप, ये जी आपका ये कर्नाटक है। जो ये जंक्शन है यहाँ पे, ये तमिलनाडु और ये केरल। इस जंक्शन पे जी देखो, ये आपका पेन चेंज कर लेते हैं। ये है बंदीपुर नेशनल पार्क। ये नागरहोल नेशनल पार्क इसके नॉर्थ साइड में है। और ये देखो मुदुमलाई नेशनल पार्क इसके सदर्न साइड में है। और ईस्टर्न साइड में ये सत्यामंगलम। तो इनके बीच में है बंदीपुर। और ये बॉर्डर एरियाज पे है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों के बॉर्डर एरियाज पे है बंदीपुर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है बंदीपुर। याद रखना, बंदीपुर टाइगर रिजर्व है जो, उसी के अंदर नेशनल पार्क भी है, बंदीपुर नेशनल पार्क के नाम से ही। तो अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये आपने मैप पे देख लिया, इसे जूम आउट कर देते हैं दोबारा। ये देखिए, अभी जब टाइगर सेंसस हुई थी 2018 की, उसके अनुसार कर्नाटक में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटक पे। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स हैं और कर्नाटक में 524, दो ही टाइगर कम है सिर्फ, सेकंड नंबर पे है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटक में पाए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर पे कर्नाटक में है एलिफेंट। अब ये जो टाइगर रिजर्व था, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये देखो जी, 1973 में एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर्स को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक ये स्कीम चलाई थी, योजना, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसके अंडर क्या है, एस्टेब्लिश किया गया है ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में। और 1985 में क्या होता है, इसके पास ही एक वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क है, उसको मिला के इसको बढ़ा दिया गया टाइगर रिजर्व को, और बंदीपुर नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर कर दिया गया। तो बंदीपुर नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटक की दो डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, एक मैसूर और एक चामराजानगर। ये चामराजानगर है या चामराजनगर है, ये आप पता नहीं मुझे कर्नाटक में क्या बोलते हैं इसे। तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये याद रखना है आपको, मैसूर और चामराजनगर। दोनों डिस्ट्रिक्ट याद करना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आप 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम का पेपर उठा के देखो, डिजर्ट नेशनल पार्क कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यही पूछ लिया था। तो आपको याद करना ज़रूरी है।
2 डिस्ट्रिक्ट में आता है कि 3 में आता है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के ट्राई जंक्शन एरिया में लोकेटेड है ये, उनके बॉर्डर एरियाज़ पे। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, उसका पार्ट है ये बंदीपुर नेशनल पार्क। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बहुत बड़ा, जैसे मान लो फॉरेस्ट एरिया है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क, ये याद रखना आपको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, रिचेस्ट डाइवर्सिटी एरिया है ये कंट्री का, मतलब स्पीसीज़ वगैरह, प्लांट वगैरह, एनिमल्स वगैरह और भी पाए जाते हैं इसमें। दूसरा जो इसके साउथ में मैं दिखा चुका हूँ, जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, इसके साउथ में पड़ता है। और जो केरल का वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके साउथ वेस्ट एरिया में पड़ता है। एक कावेनी रिजर्वेयर है जो बंदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को सेपरेट करता है। ये जैसे मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे क्या है आपका बंदीपुर है, और ऊपर नॉर्दर्न साइड में नागरहोल, ये टाइगर रिजर्व है। इन दोनों के बीच में कावेनी रिजर्वेयर दोनों को अलग करता है, सेपरेट करता है, बंदीपुर को और नागरहोल टाइगर रिजर्व को। अब इसको क्या है, मेगा डाइवर्सिटी एरियाज़ की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है, क्योंकि इसमें रिच फ्लोरा और फोनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। फ्लोरा का मतलब होता है जी प्लांट स्पीसीज, और फोना का मतलब एनिमल से रिलेटेड। और क्या है कि बंदीपुर ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है जो, ये नागरहोल, मुदुमलाई, सत्यामंगलम और वायनाड के साथ मिलके ये सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ इन सबको मिला दें, इनको नागरहोल, मुदुमलाई, सत्यामंगलम, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड में, इन सब में पाई जाती है, सबको मिला दें तो। और क्या है कि जो यहाँ का लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब है जी एरिया, यहाँ पे लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन पाई जाती है, सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरिया है ये पूरे वर्ल्ड में। और ये मैसूर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। जो एलिफेंट रिजर्व मतलब कि एलिफेंट के लिए रिजर्व बना देते हैं, एलिफेंट के लिए कुछ एरिया को, तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। और कर्नाटक में मैं बता चुका हूँ, एलिफेंट जो हैं क्या है सबसे लार्जेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं। और रिवर और हाईएस्ट पॉइंट क्या है इस पे, कावेरी रिवर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो क्या है कि आपका नागरहोल और ये आपका बंदीपुर, इनके बीच में कावेरी रिवर है और वहीं पे रिजर्वेयर है, इनको सेपरेट करती है। दूसरा क्या है, इसके नॉर्थ में, याद रखना बंदीपुर के तो नॉर्थ में, नागरहोल के साउथ में पड़ेगी कावेरी रिवर। और मोयर रिवर है जी इसके साउथ में, बंदीपुर के साउथ में, जैसे ये बंदीपुर है आपका, इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में मोयर रिवर, और नॉर्थ में कावेरी रिवर। नुगु रिवर है इस पार्क के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये फॉरेस्ट एरिया है, इसके बीच में से नुगु रिवर जाती है, और यहीं पे नुगु क्या है रिजर्वेयर बना हुआ है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब कि मान लो यहाँ पहाड़ भी तो है ना बंदीपुर के, पहाड़ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, चोटी, उसका नाम है जी हिमावद गोपाला स्वामी बेटा। ये याद रखना है आपको, इस पार्क के अंदर हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हिमावद गोपाला स्वामी बेटा। अदर टाइगर रिजर्व क्या है जी, कर्नाटक में और भी टाइगर रिजर्व है, एक ही नहीं है बंदीपुर, और भी हैं। कौन कौन से हैं, एक नागरहोल तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है आपका भद्रा टाइगर रिजर्व, एक है दंडेली आंसी टाइगर रिजर्व, और एक है जी आपका बिलीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। इसका पूरा नाम है जी ये बिलीगिरी रंगानाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व के अलावा क्या है, गवर्नमेंट ने अभी क्या है ये, मतलब ये प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के पास कि जो मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी ये प्रपोजल रखा है, डिक्लेयर हुआ नहीं है। मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी क्या है यहीं पे कर्नाटक में पाई जाती है। अब एशियन एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं जी थोड़ा, क्योंकि इसमें एशियन एलिफेंट के बारे में थोड़ा न्यूज़ में आया था। इसी न्यूज़ में एशियन एलिफेंट क्या है, ये सब स्पीसीज़ है, 3 स्पीसीज़ पाई जाती हैं एलिफेंट की। एशियन एलिफेंट की 3 स्पीसीज़ हैं, मतलब एशिया में ही 3 कैटेगरी के एलिफेंट हाथी मिलते हैं, जिनमें से एक इंडियन एलिफेंट है जी, एक सुमत्रन, एक श्रीलंकन। सुमत्रन इंडोनेशिया कंट्री है ना, इंडोनेशिया उसी का एक आइलैंड है, सुमत्रा उसी का पार्ट है। तो सुमत्रन वहाँ पे जो एलिफेंट मिलते हैं उनको सुमत्रन बोलते हैं, श्रीलंका में जो मिलते हैं श्रीलंकन एलिफेंट, इंडिया में मिलते हैं उनको इंडियन एलिफेंट। तो एशिया की 3 कैटेगरी होगी एलिफेंट की। IUCN की लिस्ट में एलिफेंट्स एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का,
उसकी शेड्यूल 1 में है। ये IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा आपको पहले भी, इसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, 5 मिनट का लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो जाके। उसमें IUCN, CMS और आपके साइट्स तीनों के बारे में बताया हुआ है, सिर्फ 5 मिनट में। बहुत अच्छा लेक्चर है, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या किए गए हैं एलिफेंट्स के लिए। एलिफेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक तो गज यात्रा चलाई है, गज का मतलब हाथी जी, गज यात्रा प्रोटेक्शन करने के लिए हाथी को। दूसरा एक प्रोग्राम चला हुआ है माइक प्रोग्राम। माइक की फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग दी इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया हुआ है टाइगर को सेव करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया हुआ है। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट प्रोग्राम चलाए हुए हैं, प्रोजेक्ट प्रोग्राम एलिफेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। इसमें यही था न्यूज़ में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, जन्मदिन, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये जी गुरु गोविंद सिंह, ये जी गुरु गोविंद सिंह, ये सिख जो गुरु थे 10th गुरु, उनमें सब 10th गुरु थे, लास्ट गुरु। उसके बाद कोई गुरु नहीं बना, ये लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बर्थ एनिवर्सरी में होमेज पेड किया, इसलिए ये न्यूज़ में थे। इस साल जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है वो क्या है, 20 जनवरी को मनाई गई है, 20 जनवरी को। लेकिन लास्ट ईयर मनाई गई थी 2 जनवरी के अराउंड। ये ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाई जाती। जो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपका है ना, दिसंबर तक, ये इंग्लिश कैलेंडर है जिसे हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है वो सिख का कैलेंडर है जी, सिख धर्म का, उसके अनुसार मनाई जाती है। तो पिछले बार इंग्लिश कैलेंडर में कुछ और डेट थी और इस बार 20 जनवरी को मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था जी 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, पटना के, मतलब पटना सिटी में हुआ था, बिहार की पटना में, जो पटना क्या कैपिटल भी है बिहार की। तो ये याद रखना आपको। देखो जी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पिछले साल 2 जनवरी को मनाई गई थी और इस साल 20 जनवरी को। नानक शाही कैलेंडर है जी सिखों का, तो वो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है अपने सिख धर्म के अनुसार। और ये गुरु बन गए थे 9 ईयर के थे ना, जब 9 साल के थे तभी ये सिख गुरु बन गए थे, 10th गुरु। इनके जो पिताजी थे वो क्या, उनकी डेथ हो जाती है, गुरु तेग बहादुर जी। डेथ क्या, उन्हें जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो मुग़ल रूलर था औरंगजेब, उसने इनको मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर को। क्यों, वो चाहते थे इनको क्या है, बंदी बना लिया था तो गुरु तेग बहादुर जी को, और वो चाहते थे कि ये इस्लाम धर्म को कबूल करें और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। इन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या है, जो औरंगजेब थे इन्होंने इन्हें मरवा दिया। ये 9th गुरु थे सिख धर्म के, गुरु तेग बहादुर जी। तो इन्हीं के बेटे थे गुरु गोविंद साहिब जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो वो 10th गुरु बने थे। लेकिन क्या है, ये 1708 में ये भी मर गए गुरु गोविंद सिंह जी। अब इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे रिलीजियस में, क्या क्या इनके कंट्रीब्यूशन थे रिलीजियस में थे जी। इन्होंने सिख रिलीजन के लिए क्या है, एक तो टर्बन जो बांधते हैं ना, अभी पगड़ी बांधते हैं सिख, तो वो इन्होंने ही हेयर को कवर करने के लिए, बालों को ढकने के लिए टर्बन जो पगड़ी है इन्होंने इंट्रोड्यूस की सबसे पहले। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिख धर्म में, खालसा, प्रिंसिपल ऑफ खालसा, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, फाउंड किया, जिसे 5 कीज़ भी बोलते हैं, 5 केज। ये के हैं क्या, एक के जी आपका केस, मतलब कि अनकट हेयर, बालों को काटना नहीं है। और कंघा, दूसरा के है कंघा, मतलब वुडन कॉम्ब, आपका मतलब लकड़ी का कंघा रखना हमेशा साथ में। तीसरा है जी कड़ा। कड़ा क्या है जी, एक आयरन स्टील का ब्रेसलेट, हाथ में आपने देखा हो कड़ा, कलाई में पहनते हैं कड़ा, ऐसा होता है गोल गोल सा। एक किरपान, किरपान मतलब डैगर, जो चाकू की तरह का होता है ना, जिसे पहनते हैं, मतलब कंधे पे टका होता है जो किरपान, उसे किरपान बोलते हैं। एक कचहरा है जी, ये शॉर्ट ब्रीचेज। तो ये 5 चीज़ है जी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने इंट्रोड्यूस की थी। और उन्होंने कहा था कि खालसा मस्ट ऑलवेज अडोन, मतलब हर किसी को क्या है, जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं उनको हमेशा साथ में रखनी चाहिए। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोगों से अपील की थी कि
कि जो खालसा वॉरियर्स हैं वो क्या है, उन्हें टबैको, एल्कोहल, हलाल मीट इन सब से बचना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, इन सबको नहीं खाना पीना चाहिए। दूसरा, खालसा वॉरियर की ड्यूटी होनी चाहिए कि जो इनोसेंट पीपल हैं, जो मतलब मासूम जो लोग हैं, जो जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें सज़ा से बचाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो रिलीजियस बुक है ना जी, सिख धर्म की, हर धर्म की एक रिलीजियस बुक होती है ना, धार्मिक पुस्तक, जिसका नाम है सिख जो धर्म की पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये रिलीजियस टेक्स्ट को, ये खालसा और सिख की रिलीजियस टेक्स्ट का नाम दिया इन्होंने। और क्या क्या इन्होंने मार्शल में क्या किया है, अगला देखते हैं। मार्शल में क्या किया इन्होंने, मुगल्स के साथ बैटल लड़ी 1705 में, 1705 में, जिसे बैटल ऑफ मुख्तसार के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने एक एक लड़ाई बैटल ऑफ आनंदपुर की लड़ाई जो 1704 में लड़ी। इस लड़ाई के दौरान क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और 2 बच्चे, छोटे बच्चों की मौत हो गई थी, जिनमें उनके जो एल्डेस्ट सन थे, बड़े पुत्र थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी इसी लड़ाई में। इन्होंने लिटरेरी वर्क में क्या किया कि इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिनका नाम था जाप साहिब, बेंती चौपाई, अमृत सावई, ये इनकी पुस्तकों का नाम है। दूसरा, एक जाफरनामा है जी, ये भी इन्होंने लिखा, जो क्या है, औरंगजेब को लेटर भेजा था, लेटर का नाम था जाफरनामा। तो ये इनके साथ ये सब कंट्रीब्यूशन थे, इसमें इतना ही था। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन है क्या, अभी सेबी ने क्या है इस पे राय रखी है अपनी। फ्लोटेड का मतलब है जी राय रखना, फ्लोट का तैरना भी होता है, बहना, लेकिन फ्लोट का यहाँ पे राय रखना, प्रस्तुत करना। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, बस इतना जान लो। ये एक ऐसी संस्था है जो स्टॉक मार्केट होती है ना, जहाँ पे आपके शेयर और बॉन्ड्स वगैरह बेचे जाते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए काम करती है। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले न्यूज़ क्या है इसे पढ़ते हैं। ये सेबी ने क्या है राय रखी है कि नया स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे बॉन्ड और शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, उसी को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा। तो इसके लिए, और उसका नाम रखा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो नया होगा उसका नाम होगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ये MII। तो ये सेबी ने अभी राय रखी है। इसकी जो प्रपोजल रखा है इसमें कि जो इसकी शेयर होल्डिंग होगी, मतलब कि जो सेटअप करेगा, मान लो जैसे कोई भी कंपनी सेटअप करते हैं, तो मान लो एक आदमी सेटअप कर रहा है, तो मतलब 100% इसी का जो पैसा लगा है इसी का है, उसको बोलते हैं 100% इसी की शेयर है इसमें, इस कंपनी में। मान लो 2 आदमी सेटअप कर रहे हैं कोई कंपनी, और इन्होंने, एक ने लगाया, मान लो टोटल 100 रुपीज़ की कंपनी बनी है, एक ने लगाया 50, मतलब एक ने मान लो 60 लगाया, 60, और दूसरे आदमी ने लगाया है 40 रुपीज़। तो क्या है, 60%, 100 में 60 मतलब 60% हो गया। 60% एक आदमी का, दूसरे आदमी का 40% शेयर है। तो ऐसे डिफाइन होता है। फिर इससे शेयर से होता क्या है, अगर मान लो जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उसका प्रॉफिट का जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो सेकंड जो पीपल है उसने 40% लगाया था, तो 40% प्रॉफिट ही मिलेगा उसे, समझे। अब ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जी जो रेजिडेंट प्रोमोटर है, मतलब कि प्रमोटर का मतलब है जो सेटअप करना चाहता है कोई भी कंपनी, या फिर ये स्टॉक एक्सचेंज होगा जो MII, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को जो सेटअप करना चाहेगा, अगर वो हमारे कंट्री का रेजिडेंट है। ये रेजिडेंट याद रखना है, सिटीजन नहीं है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए ओनली सिटीजन कैन सेटअप, ये गलत हो जाएगा। रेजिडेंट का मतलब है हमारे कंट्री में चाहे सिटीजन हो, चाहे बाहर विदेशी कोई रह रहा हो हमारी कंट्री में, लगभग 6 महीने तक वो रेजिडेंट हो जाता है। तो कोई भी रेजिडेंट अगर कोई सेटअप करना चाहता है, तो वो क्या है, 100% शेयर होल्डिंग रख सकता है MII की, मतलब अकेला आदमी ही सेटअप कर सकता है। लेकिन क्या है, उसे अगले 10 सालों में 51% तक ही शेयर रखना होगा, या फिर 26% तक, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। अपनी शेयर होल्डिंग किसी और को बेचनी होगी, मतलब कंपनी का हिस्सा किसी और को बेचना होगा। वो सिर्फ 51 या 26 ही रख सकता है 10 साल के बाद। कोई फॉरेन प्रमोटर है, मान लो कोई विदेशी आदमी है, और वो FATF का मेंबर है, मान लो कंट्री, कोई भी कंट्री है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है, और उस कंट्री का कोई फॉरेन मतलब आदमी है, प्रमोटर है, जो प्रमोटर का मतलब जो सेटअप करना चाहता है MII,
तो वो 49% तक शेयर होल्डिंग रख सकता है और अगले 10 साल में उसे 26% या 15% तक शेयर होल्डिंग ही रखनी है, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं रख सकता 10 साल के बाद। अब ये FATF क्या है, आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये जी एक एजेंसी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है, G7 कंट्रीज़ हैं। G7 कंट्रीज़ के बारे में मैंने न्यूज़ में अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया था, याद होगा आपको। तो G7 कंट्रीज़ ने ये 1989 में सेटअप किया था FATF को। किस लिए? ताकि जो टेरर फंडिंग होती है उसको रोका जा सके, जो आतंकवाद को पैसे जाते हैं ना, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उसको रोका जा सकते, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। दो इसके पर्पज़ हैं, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग आप सिंपल भाषा में कह सकते हो ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकना, जो ब्लैक मनी काला धन का सर्कुलेशन होता है उसको रोकना। अब इंडिया इसका मेंबर है जी, बिल्कुल हाँ जी, यस, इंडिया इसका मेंबर है FATF का। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है इसका। कोई भी विदेशी आदमी खोलना चाहे, मान लो ये तो विदेशी आदमी था जो FATF का कंट्री का मेंबर था, जो FATF कंट्री का मेंबर ना हो वो विदेशी, फॉरेन का मतलब विदेशी इंडिविजुअल, फॉरेन इंडिविजुअल वो खोलना चाहे जो FATF का मेंबर नहीं है, तो वो सिर्फ 10% तक ही शेयर होल्डिंग रख सकता है MII का, समझे। बाकी का 90% उसे किसी और को देना पड़ेगा। कोई ऐसा पर्सन प्रमोटर को कि मान लो वो 25% से शेयर होल्डिंग कम रखता हो, कोई अलग इनसे पर्सन, मान लो फॉरेन इंडिविजुअल भी ना हो, या फिर इन कैटेगरीज में जो अब 3 कैटेगरीज आपने अभी पढ़ी हैं उनमें से कोई ना हो, तो सिर्फ 25% से नीचे ही वो शेयर होल्डिंग रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। और क्या है इसमें कि जो 50% ओनरशिप है MII की, वो क्या है, वो क्या है आपका कि जो भी मान लो इसको सेटअप करेगा MII को, वो उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कैपिटल मार्केट में उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे एक्सपीरियंस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल एंटिटीज़ विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। मान लो जो भी एंटिटीज़ या कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल कोई भी क्या है MII को खोलना चाहेगा, स्टॉक एक्सचेंज है ये एक, तो उसे क्या है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैपिटल मार्केट और एक कैपिटल टेक्नोलॉजी में। और क्या है जी, कब है जी इसमें सेबी, वो न्यूज़ हमारी ख़त्म हुई। सेबी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक रेगुलेटर है जो सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जिसमें शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदे जाते हैं, उन मार्केट का रेगुलेशन ये करती है। और ये कब सेटअप की गई थी, ये 1988 में सेटअप की गई थी। तब ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, असंवैधानिक संस्था थी ये, लेकिन बाद में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, मतलब सांविधिक संस्था बना दी गई। एक्ट बनाया एक सेबी एक्ट 1992 में। तो याद रखना है, ये जब सेटअप की गई थी तब तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन बाद में एक्ट बना के इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 1992 में। और ये रिस्पॉन्सिबल है सेबी 3 काम के लिए। दूसरा, पहला क्या है, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटी इशू करती है एक तो ये। दूसरा आपका इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, क्या है उन्हें इन्वेस्टर का क्या है, मतलब उन्हें देखती है कि उन पे कोई क्या है कि कोई तरह का इलीगल काम वगैरह नहीं हो रहा है, या फिर उनके जो भी इंटरेस्ट होता है उनको सर्व करने के लिए ये सेबी काम करती है। दूसरा, मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं जो, मतलब कि मान लो बॉन्ड मार्केट, ये स्टॉक मार्केट होती है आपकी, बॉन्ड शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, तो बहुत से बिचौलिए भी तो होते हैं। इंटरमीडियरीज का मतलब बिचौलिए, जो जैसे मान लो आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते ना किसी कंपनी का जाके शेयर, उनके बीच में बिचौलिए होते हैं इंटरमीडियरीज। उनसे जाके कोई पर्सन ABC खरीदना चाहता है स्टॉक मार्केट से, तो ये बिचौलिए के पास जाएगा, ये मार्केट इंटरमीडियरीज होंगे जो, तो इनके जो इंटरेस्ट है उनको भी सर्व करती है सेबी। तो ये 3 इसके काम है सेबी के। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, एक तो क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है जी इसको, इसलिए क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन वगैरह, रूल्स वगैरह, नियम वगैरह ड्राफ्ट करती है, बनाती है। दूसरा, क्वासी जुडिशल बॉडी भी कह सकते हैं इसे। कैसे? क्योंकि जी स्टॉक रिलेटेड जितने भी डिसीजन वगैरह, रूलिंग ये पास करती है, ऑर्डर देती है, तो क्वासी जुडिशल हो गया। जुडिशल का मतलब जो न्याय वगैरह देता हो, लेकिन ये कोर्ट नहीं है, तो इसलिए क्वासी जुडिशल का मतलब है अर्ध कोर्ट, मान सकते हो आप।
मतलब कोर्ट जैसा जो काम करता है उसको क्वासी जुडिशल बॉडी बोलते हैं। क्वासी एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि क्या है, इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट एक्शन वगैरह का कंडक्ट ये भी करती है, जांच वगैरह करना कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड न्यूज़ है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी इस साल जो 23 जनवरी को आती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी, हर बार इनका जन्मदिन होता है 23 जनवरी को। इस साल वो पराक्रम दिवस की तरह मनाया जाएगा, मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन को पराक्रम दिवस बोला जाएगा। ये और ये देखो जी, आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ये ऊपर लेके आते हैं इन्हें, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी। आपने ये फ़ोटो तो देखा होगा हमेशा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इन फ़ोटो भी देख लो आप। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये देखो 125वीं जन्मदिन होगा इनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जो 23 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। एक हाई लेवल कमेटी बैठी है जिसको पीएम ने हेड किया है, प्राइम मिनिस्टर जी ने। और इनके क्या है कि जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी हो उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्योंकि जी ताकि लोगों में क्या है, इनके बारे में बताया जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सर्विस दी थी इन्होंने नेशन को, राष्ट्र के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में जो पार्ट लिया था, जो आज़ादी में हिस्सा लिया था, उनको क्या है, इनके कंट्रीब्यूशन को पहचान मिल सके, रिकग्निशन मिल सके, इसलिए इसे मनाया जा रहा है। अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं क्या क्या किए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखो जी, पहला काम तो क्या था कि ये 2 बार इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है 2 बार इलेक्ट हुए, 2 बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस यही है, कांग्रेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आज भी इलेक्शन लड़ती है। इसका 1885 में बनी थी, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार इसके प्रेसिडेंट बने, एक 1938 में हरिपुर सेशन बोलते हैं उसे, और 1939 में जिसको त्रिपुरी सेशन बोलते हैं। जब 1939 में त्रिपुरी सेशन में बने तो हुआ क्या था, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सितार मैया नाम के इंसान थे, वो चाहते थे ये बने उनके, मतलब प्रेसिडेंट कांग्रेस के, ये इलेक्ट हों अगले। लेकिन क्या है, इलेक्ट हो गए जी, ये वोट किया लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। तो क्या है, गांधी जी थोड़े नाराज़ भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पट्टाभी सितार मैया थे, उनको सपोर्ट किया था गांधी जी ने। तो क्या है, इन्होंने बाद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इलेक्ट तो हो गए थे, लेकिन बाद में क्या है, इन्होंने कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन दे दिया 1939 में ही। और रिज़ाइन देने के बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसे सिंपली फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोला जाता है। ये विद इन कांग्रेस सेटअप की थी बंगाल में। ये चीज़ आपको वर्ड याद रखना, विद इन कांग्रेस। सिर्फ क्या है, इतना सा दे के पूछ लेती है यूपीएससी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो सेटअप की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये क्या आउटसाइड कांग्रेस थी? आउटसाइड कांग्रेस कह देगा कि कांग्रेस से बाहर, ना, ये विद इन द कांग्रेस ही सेटअप की थी ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड कांग्रेस। ये वर्ड याद रखना आपको। और कलकत्ता में क्या है, इन्होंने मास प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह किए बोस जी ने, जिसके बाद क्या है, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। बाद में इन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया, जहाँ से ये बच निकले, वेयर ही एस्केप्ड एंड ही वेंट टू जर्मनी वाया अफ़गानिस्तान के ज़रिए ये जर्मनी में चले गए यहाँ से बचने के बाद। और क्या है, 1943 में बोस जी को समझ आ गया कि जर्मनी से हेल्प मांगी थी इन्होंने आज़ादी के लिए, उन्होंने हेल्प नहीं की, तो इन्होंने कहा खुद स्टेप लेना पड़ेगा। फिर ये वापस एशिया लौट के आए और इन्होंने फाइनली जो इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह ने सेटअप कर दी थी पहले ही, मोहन सिंह नाम के आदमी ने, तो इन्होंने इनको इंडियन आर्मी, नेशनल आर्मी को फिर ज्वाइन कर लिया। फिर आगे इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने ही चलाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट सेटअप कर ली जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। और फिर इंडियन नेशनल आर्मी को भी आज़ाद हिंद फौज की भी बोलते थे। और जो गवर्नमेंट सेटअप की, इन्होंने अपनी करेंसी भी बनाई, मुद्रा, जैसे रुपया है ना मुद्रा हमारे देश का, ऐसे करेंसी, अपनी करेंसी बनाई, पोस्टल स्टैम्प बनाई, अपना कोर्ट अदालत बना ली, सिविल कोड अपने लॉ। दूसरा, जो ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसको रिकॉग्नाइज किया था एक्सिस
स्टेट्स ने इसको सपोर्ट किया था। एक्सिस स्टेट्स थे जी। वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार, तो इसके दौरान कुछ ग्रुप बने थे कंट्रियों के। एक बना था जर्मनी, इटली और जापान। इन तीनों कंट्रियों को बोलते थे एक्सिस स्टेट्स। तो इन्होंने फिर सपोर्ट दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी, उसको रिकॉग्नाइज़ किया था कि हाँ ये भी गवर्नमेंट है। दूसरा क्या है, इनके फाइनल 2 ईयर वार में, मतलब जब इन्होंने क्या है, बोस जी के जो फाइनल 2 ईयर थे उसमें क्या किया था, जापान ने भी इनको सपोर्ट किया था, इंडियन नेशनल आर्मी को। जापान ने कैसे सपोर्ट किया था, जो प्रिजनर ऑफ वार थे, जो कैदी थे जापान ने कैद कर रखे थे अंडमान निकोबार वगैरह में और बहुत जगह पे, तो क्या है, जापान ने प्रिजनर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और उनसे मिलकर आर्मी बनाई थी और आर्मी को एक्सपेंड किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी में लगभग 45,000 सैनिक थे जी, कम से कम। और क्या है, जो INA थी वो एक नॉन कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थी, याद रखना है, कॉम्युनल नॉन कॉम्युनल। कैसे, क्योंकि इन्होंने सारे ग्रुप, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था, मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी इसमें इंडियन नेशनल आर्मी में थे। ऐसा नहीं था कि आ जाए स्टेटमेंट में सिर्फ ये कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थी क्या, और ये जो आर्मी थी इंडियन नेशनल आर्मी कॉम्युनल थी कि सिर्फ क्या है एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम भी थे और बहुत अच्छे अच्छी प्रोमिनेंट पोस्ट पे, ऑफिसर रैंक पे थे मुस्लिम्स भी, तो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। और वुमेंस भी थी इसमें, वुमेंस के लिए भी एक अलग रेजिमेंट बनाई हुई थी जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी, रानी झांसी की नाम से रेजिमेंट बनाई थी। तो इतना इनका कंट्रीब्यूशन था, इनके बारे में इतनी न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारी शैडो एंटरप्रेन्योर। शैडो का मतलब आप जानते हो कि छाया प्रतिबिंब, एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्योगपति जो होते हैं, जो कंपनी वगैरह सेटअप करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो ये शैडो एंटरप्रेन्योर्स क्या हो गई, ये हो गई जी, इसका मतलब है ये क्या है, वेरियस सेक्टर में सेटअप होती है, चाहे एजुकेशन हो आपका, फाइनेंस हो, और इकोनॉमिक और दूसरी हेल्थ केयर सिस्टम में हो, सब में क्या है, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का राइज देखने को मिल रहा है। अभी राइज का मतलब बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो ये होती क्या है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, ये जी वही होती है, जैसे मान लो आपने रोड साइड पे दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं, गाँव में विलेज एरियाज़ में शॉप होती हैं, वो क्या है, रजिस्टर नहीं होती गवर्नमेंट में, समझ रहे हो, रजिस्टर नहीं होती, और वो सेल करती हैं, गुड सर्विस वगैरह देती हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं होती, उन्हीं को बोलते हैं शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी बिजनेस है आपका, जैसे टैक्सी कैब वगैरह हो गई, जैसे ये 3 व्हीलर हो गया आपका, चलते हैं, तो ये रजिस्टर नहीं होते जो बहुत से, तो वो क्या है, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। देखो जैसे ये आपका टैक्सी हो गई, दूसरा और बिजनेस एक्टिविटी ऐसी हो गई, ये देखो रोड साइड फूड स्टॉल हो गया, या स्मॉल लैंडस्केप ऑपरेशंस हो गए, तो ये सारे शैडो बैंकिंग में आते हैं, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप में। तो समझ गए आप शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो गवर्नमेंट में रजिस्टर ना हो, जो कोई शॉप खोल के अपना मतलब जीवन यापन कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज माल वस्तुएं बेच रहा है, तो ये सारे शैडो बैंकिंग में आते हैं। अभी एक रिपोर्ट, एक इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की थी, उस इंस्टीट्यूट का नाम था इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल। इसने क्या है 68 कंट्रीज़ में स्टडी करी, उसमें पाया कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उसके एग्जांपल सबसे ज़्यादा शैडो एंटरप्रेन्योर के इंडोनेशिया में मिलते हैं। उसके बाद से सेकंड हाईएस्ट जो रेट है शैडो एंटरप्रेन्योर का इंडिया में है। इसकी कॉजेज़ क्या जी, मतलब जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है इतनी, जो गवर्नमेंट में बिना रजिस्टर हुए इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, इनके कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इनके कारण है जी, एक तो टैक्सेशन है, इन्फोर्समेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के क्या है, कोई बिजनेस खोलता है उसके हाई टैक्स गवर्नमेंट लेती है। टैक्स से बचने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए क्या है, लोग रजिस्टर ही नहीं करवाते और एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरह काम करते रहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर होता है जी दो, एक तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, दो कैटेगरी में किसी भी कंपनी बिजनेस को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। फॉर्मल वो होते हैं आपके जो मान लो गवर्नमेंट में रजिस्टर है और जिनके जैसे जो एम्प्लॉय हैं, इनके कर्मचारी हैं, उनके क्या है पीएफ वगैरह कटता है उनकी सैलरी से, मतलब प्रोविडेंट फंड जाता है उनकी सैलरी से, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलता है, या और भी सुविधाएं मिलती हैं, छुट्टी हॉलीडे वगैरह मिलती हैं संडे को, तो ये सारी फैसिलिटी मिलती हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये थोड़ी नहीं, जैसे मान लो आपके
किसी शॉप खोली हुई है, उसमें कोई मान लो लड़के काम करने के लिए रखे हुए हैं, कोई भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई शोरूम बना रखा है छोटा सा कपड़े वगैरह बेचने का, और गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है, वो क्या है जो इसमें वर्क करते हैं जो कर्मचारी, उनको थोड़ी ना कहेंगे कि एक ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हॉलीडे भी मिले, छुट्टी मिले, वो क्या है जो मालिक है इसका उसकी मर्जी है, दे ना दे। दूसरा कोई पीएफ भी नहीं कटता इनका, प्रोविडेंट फंड, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है। तो ये ना इनफॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट है, और इनका बढ़ने का एक कारण है टैक्सेशन, मतलब हाई टैक्स गवर्नमेंट लेती है। दूसरा एक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का भी, जो कोरोना वायरस की वजह से भी इनको शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ी है। नेक्स्ट इसका क्या कारण है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है उसकी वजह से भी जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रमोट हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड न्यू मार्केट क्रिएट हुई है, उसकी वजह से भी ये बढ़ावा मिला है इसमें। अब इसके बेनिफिट क्या हैं शैडो एंटरप्रेन्योर के, इसके बेनिफिट ये हैं जी, दूसरा एक तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोज़गार मिल जाता है। फॉर्मल सेक्टर में तो बहुत रेयर चांस है जी, ज़्यादा जो मोस्टली क्या है इनफॉर्मल सेक्टर में ही जॉब क्रिएट हो रही हैं शैडो एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, फ़ायदा, दूसरा जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब मान लो रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही। नेक्स्ट क्या होगा, रिडक्शन इन पॉवर्टी, मतलब गरीबी में जब जॉब मिलेगी लोगों को तो पॉवर्टी तो रिडक्शन होगी, रिड्यूस होगी, घटेगी। नेक्स्ट क्या है, रिमूव्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग नॉन एग्रीकल्चर जॉब। एग्रीकल्चर खेती पे क्या है प्रेशर घटेगा, कैसे, मान लो जो अभी कृषि करते हैं, कृषि क्या है सीजन की खेती है, मान लो अभी मार्च, जैसे क्या है आपकी नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक क्या है फसल चलती है, फिर उसके बाद क्या है खाली टाइम होता है, तो उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, तो इन्हें नॉन एग्रीकल्चर जॉब बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर के अलावा किसी और में जॉब की जाती है। तो क्या है इन्हें जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं किसान फार्मर को, उनको और जॉब मिल सकती है इसकी वजह से, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। नेक्स्ट इसका क्या बेनिफिट्स हैं, कंज्यूमर के लिए भी डाइवर्सिफाई ऑप्शन, मतलब कंज्यूमर मान लो अगर फॉर्मल सेक्टर ही हो, सिर्फ गवर्नमेंट में रजिस्टर सारी दुकानें वो हों, तो बहुत कम खुलेंगी ना जी, दुकानें बहुत कम होंगी। अब अगर ये रजिस्टर नहीं है, जगह जगह आपने देखा होगा रोड साइड कहीं भी दुकानें खुल जाती हैं, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, कहीं से भी ले सकता है गुड सर्विसेज। दूसरा चैलेंजेस क्या है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप के, मतलब चुनौती क्या है इसके सामने। एक तो जी चैलेंज आपका डिक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस क्या घट रहा है, कैसे, जो लार्ज फर्म है, जो बड़ी फर्म होती हैं जो गवर्नमेंट में रजिस्टर होती हैं, क्या है मान लो स्मॉल फर्म है, कोई छोटी सा वर्कशॉप बना रखा है किसी ने, तो क्या है इसको एक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है, तो फिर शैडो एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म। तो एक तो ये कंपटीशन है जी लार्ज फर्म से। सेकंड क्या है जी इसका चैलेंजेस, डूबियस एंड इलीगल, इसका क्या मतलब है, आजकल आपको पता है ऐप बेस्ड लोन चल रहे हैं, ऐप बना लिए लोगों ने लोन देने के लिए, तो क्या है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, छोटा मोटा सा दुकान खोलने के लिए लोग पैसे ले लेते हैं, ऐप से लोन ले लेते हैं, और उनके पास क्या है फ्रॉड वगैरह हो जाता है। तो एक तो ये एक चैलेंज है जी, इलीगल अवैध तरीके से। नेक्स्ट चैलेंज है जी इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि एक इकोनॉमिक लॉस कैसे, क्योंकि जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है ये गवर्नमेंट में तो रजिस्टर है नहीं, जब रजिस्टर है नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देती हैं, तो क्या है लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है जी करप्शन, करप्शन की वजह से भी चैलेंज है जी कि इनका। नेक्स्ट है जी असेट साइज, असेट साइज जो इनफॉर्मल सेक्टर का असेट साइज है बहुत ही कम होता है, मतलब असेट साइज का मतलब कैपिटल, पैसा पूंजी, मतलब जो इनमें लगती है वो बहुत ही लो लेवल पे होता है ना जी, क्योंकि छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ये। अब इसके सजेशन क्या है, इसको मान लो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर मान लो बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए, तो क्या सजेशन है कुछ। एक तो जी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकॉनमी होना चाहिए फर्स्ट, मतलब कि इनको भी फॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का, ताकि क्या है जो इंडिविजुअल्स इसमें काम करते हैं शैडो एंटरप्रेन्योरशिप में वो भी रजिस्टर हो सकें, और ये एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी रजिस्टर किया जा सके, जिससे क्या है कि ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी फ़ायदा होगा लॉज और रेगुलेशन का, कि जो कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सजेशन क्या है जी इनके लिए, मॉनिटरिंग हो, जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है उनकी मॉनिटरिंग हो। इससे क्या फ़ायदा है जी,
ताकि मान लो जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप में वर्कर्स काम करते हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं, मतलब उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सके। मान लो उनके साथ क्या है, उनके साथ कोई मान लो इलीगल एक्टिविटी हो रही है या उन्हें फोर्स लेबर की तरह काम किया जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं, तो क्या है उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकें। नेक्स्ट क्या सजेशन है जी, नेक्स्ट है जी रिवार्ड कंप्लाइंस। ये क्या है जी, रिवार्ड कंप्लाइंस का मतलब है जी, मान लो कोई जो शैडो फर्म्स हैं वो क्या है सर्विस डिलीवरी में हेल्प करती हैं। मान लो बहुत सी दुकानें ऐसी होती हैं ना, मान लो किसी ने छोटी पिज़्ज़ा शॉप खोल ली और वो जो रजिस्टर नहीं है, पिज़्ज़ा डिलीवरी करती है, सर्विस देती है, वो मान लो जो नॉन शैडो फर्म्स हैं, मतलब जो फॉर्मल कंपनीज हैं जो रजिस्टर है, उनके साथ क्या है कंप्लाई कर सकती हैं। ये सजेशन है जी एक। नेक्स्ट क्या है जी, कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज़, और भी एजेंसीज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के साथ और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या है इनको कंप्लाई किया जा सकता है, कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, ताकि इनमें हेल्थ केयर वगैरह, एजुकेशन, फाइनेंस वगैरह को इम्प्रूव किया जा सके शैडो एंटरप्रेन्योरशिप में। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है इनको कोऑर्डिनेट करके क्या है इनको प्रमोट किया जा सकता है। ये इनके सजेशन है जी। तो आज की हमारी जो न्यूज़ सेक्शन है वो ख़त्म हुआ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये जी आगे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ये कल हमने किया था अपने करंट अफेयर में। माउंट सेमेरू वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, वेयर इज़ सिचुएटेड। ये बताना आपको, माउंट सेमेरू है एक वोल्केनो जी, वोल्केनो, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, ये बताना आपको। सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। जी बिल्कुल करेक्ट जवाब, इंडोनेशिया में। हमने लास्ट डे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21, अभी न्यूज़ में थी ये एक्सरसाइज। ये किस किस कंट्री के बीच में होती है, इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, रसिया, पाकिस्तान, यूएसए एंड इंडिया। ये होती है जी इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये डिजर्ट नाइट 21, इसलिए 21 इसलिए इसका नाम, क्योंकि ये 2021 में हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन स्काइज ट्रीटी। ओपन स्काइज ट्रीटी अभी न्यूज़ में थी, मैंने आपको करंट अफेयर में भी अच्छे से कराया था, कल कराया था शायद। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, वो आपको बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब बताओ जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहले स्टेटमेंट बोल रही है, ओपन स्काइज ट्रीटी इज़ एन अकॉर्ड बिटवीन मेंबर कंट्रीज दैट अलाउज पार्टिसिपेंट टू फ्लाई आर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स ओवर एनी पार्ट ऑफ द फेलो मेंबर स्टेट्स। ये कह रही है जी, ओपन स्काइज जो ट्रीटी है आपकी, उसके अंदर क्या है, कोई भी आर्मी के जो फ्लाइट्स होती हैं ना, किसी भी मेंबर कंट्री में उनको कंट्री के ऊपर से फ्लाई करने की, उड़ने की आज़ादी होती है, मतलब जो आर्मी के फ़्लाइट होती हैं किसी भी कंट्री के। सेकंड है जी, अंडर दिस ट्रीटी मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद द लेटर कंसेंट। इस ट्रीटी के अंदर क्या है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में क्या है स्पाई, जासूसी कर सकता है उस कंट्री की अनुमति लेके। थर्ड बोल रही है जी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया आर मेंबर ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी, मतलब कि अमेरिका है जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया इस ट्रीटी के मेंबर हैं। अब आपको करेक्ट बताना है जी कौन सा है। 1 3 2 ओनली 2 3 एंड 1 2 3। देखो जी, कल ही न्यूज़ में पढ़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि उसने मेंबरशिप से विदड्रॉ करने के लिए, और रसिया ने भी कर दिया। तो रसिया ये तो मेंबर है नहीं, तो तीसरा जहाँ पे उसे काट दो, ए कट गया, अब सी कट गया और डी कट गया, तो बचा 2। बी आंसर है जी इसका। दूसरा भी गलत है, क्योंकि आर्मी के जो वो है फ़्लाइट उड़ने की उन्हें आज़ादी नहीं है। सिंपल क्या है, वो आ सकते हैं फ़्लाइट्स वगैरह जासूसी करने के लिए, लेकिन आर्म रिकॉनेसेंस फ़्लाइट नहीं आ सकती। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैड बैंक। बैड बैंक के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, पूरा ऑपरेशन किया था, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, ए बैड बैंक इज़ एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मैनेज दैम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये बोल रही है बैड बैंक क्या है, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और वो क्या है, बैड लोन्स होते हैं जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कॉमर्शियल बैंक के, उनको क्या है मैनेज करती है, ले लेती है, बैंक से परचेज कर लेती है और उसको रिकवर करती है। जिस पर्सन ने भी लोन लौटा नहीं रहा है, एनपीए जो बन जाता है एसेट, उसको रिकवर करती है।
ये बैड बैंक है जो। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है बैड बैंक इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। जो बैड बैंक है वो क्या है, लैंडिंग और डिपॉजिट, मतलब कि जो पैसे मान लो कोई पर्सन इसमें डिपॉजिट भी कर सकता है और क्या है ये लैंडिंग भी करती है पर्सन को, तो ये काम भी करता है क्या बैड बैंक, ये बताना आपको। करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 दोनों या दोनों गलत हैं जी, बताओ। देखो जी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लैंडिंग नहीं करती है ना ही डिपॉजिट करती है। इसका काम सिर्फ ये है, किसी बैंक का एनपीए हो गया है, एनपीए को क्या है बैंक से परचेज कर लेगी, और जिस पर्सन एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब कि बैड लोन्स भी बोलते हैं इसे। मान लो किसी ए पर्सन ने बे बैंक से जो लोन लिया था बैंक से और ये चुका नहीं रहा है, तो वो एनपीए बन जाता है। कुछ 90 डे और 180 डे कैटेगरी होती है कंपनी के लिए और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग इसके लिए कंडीशन होती है, सर्टेन कंडीशन, उसके बेस पे एनपीए इसको घोषित कर देती है बैंक। तो इसको क्या है बैड बैंक सेटअप किए जाते हैं। अभी बात चली थी सेटअप करने के लिए, केवी कमथ कमेटी मैंने बताया था, उसने क्या है सजेशन दिया था इसे दोबारा सेटअप करने के लिए। ये क्या है एनपीओ को ले लेगी और रिकवर करेगी। तो सेकंड गलत है, ये लैंडिंग वगैरह डिपॉजिट नहीं करती। फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी अभी पता है आपको न्यूज़ में बहुत दिनों से है 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी 4G टेक्नोलॉजी चलती है, 4G LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 4G LTE अभी टेक्नोलॉजी चलती है आपके मोबाइल वगैरह में, जिसकी वजह से आप नेट चलाते हो। अभी 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है 5G और 5th जनरेशन इज़ द लेटेस्ट अपग्रेडेशन इन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ये कह रही है जो LTE के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो 5th जनरेशन 5G होगी क्या। सेकंड बोल रही है 5G ओनली वर्क इन हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ये 5G जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे ही काम करती है क्या। थर्ड बोल रही है 5G इज सेड टू बी एज मच एज 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। जो 4G है अभी उससे 100 गुना ज़्यादा ये फास्टर होगी क्या 5G टेक्नोलॉजी, बताओ जी। आपके ऑप्शन 1 2 1 2 3 2 3 3। देखो जी जहाँ पे ये ओनली वर्ड आ जाए ना वहाँ तो आपको ध्यान देना है। ये कह रहा है सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी पे, ऐसा बिल्कुल गलत है जी। हाई फ्रिक्वेंसी मान लो जी कहीं पे नेटवर्क अच्छा नहीं है तो लो फ्रिक्वेंसी पे मीडियम फ्रिक्वेंसी पे भी ये काम करती है, हाई पे ही नहीं करती है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे दो काट दो। पहला कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, डी बचा जी सिर्फ। डी आंसर है 1 और 3। ये फास्टर 100 गुना फास्टर है 4G से, ये भी सही है। और ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है 4G की जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है अभी उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5G है, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, नेक्स्ट है जी रिजोल्यूशन 2231। ये हमने बहुत अच्छे से करंट अफेयर में पढ़ा था, कभी 3-4 दिन पहले की बात है, तब न्यूज़ में थी। तो ये बताना आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है जिसका नाम है ये 2231। तो ये न्यूज़ में देखा जाता है किससे रिलेटेड है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से है क्या, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाई रशियन फेडरेशन, रशिया ने जो क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया में मिला लिया था उससे रिलेटेड है क्या, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है क्या, USA विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, USA अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा वापस जा रहा अपनी जो सोल्जर्स हैं उनको लेके जा रहा है, उससे रिलेटेड है क्या UNSC का रिजोल्यूशन। इसका सही आंसर है जी सी, ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है जी ये रिजोल्यूशन 2231, याद रखना है आपको, सी आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज समटाइम्स सीन इन न्यूज़। मतलब जो इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हैं क्या होते हैं, ये न्यूज़ में दिखाई देते हैं कभी कभी आपको। इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, बताना कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है जी फाइनेंसिंग रिसीव्ड फ्रॉम IFC मसाला बॉन्ड्स। IFC जो मसाला बॉन्ड्स होते हैं उससे जो फाइनेंस रिसीव होता है, पैसा रिसीव होता है, उसको बोलते हैं क्या एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। सेकंड रिसोर्सेज रेज्ड बाय PSU थ्रू द लोन्स एंड इक्विटी। जो PSU होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज, वो क्या है लोन्स और इक्विटी के थ्रू जो रिसोर्स रेज करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, उसको बोलते हैं क्या इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। थर्ड बोल रही है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू जो मोनेटाइजेशन होता है डेफिसिट का उसको बोलते हैं क्या, डी कह रहा है आपका बेसल 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक का जो बेसल 3 का कैपिटलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, आप बताओ। देखो जी इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे, जो PSU होते हैं ना पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर
जो भी रिसोर्स आपके कैपिटल इकट्ठा करती हैं, कलेक्ट करती हैं पैसा, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। एक्स्ट्रा बजटरी क्यों? क्योंकि ये बजट का पार्ट नहीं होता। जैसे हर साल गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है, अभी फरवरी में अनाउंस होगा इस साल का बजट, तो ये बजट का पार्ट नहीं होता, तो इसलिए इसे एक्स्ट्रा बजटरी बोलते हैं। नॉन बजटरी बोल सकते हो आप, इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो PSU के द्वारा लॉन्स एंड रेज इक्विटी रेज किए जाते हैं रिसोर्सेज, उनको ही बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, हमारा क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर इट, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।